तो टॉपिक का नाम है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, आर ओनली। मतलब कि एक एसी वोल्टेज सोर्स के क्रॉस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लगाना है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके देखना है और देखना है कि करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है। तो ये एक रेजिस्टेंस है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक एसी वोल्टेज सोर्स से। ये देखो ये एक एसी वोल्टेज सोर्स है, इसकी वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जो एसी वोल्टेज है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ई नॉट को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा इंटू टी को साथ में क्या बोलते हैं, फेज। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें बताएं। तो टी टाइम के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, E, जिसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू E बोलते हैं। तो टाइम t के ऊपर वोल्टेज E है, इसी टाइम के ऊपर सर्किट में मान लो फ्लो हो रहा है करंट I। तो आपको I और E के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको E की इक्वेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। I को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि करंट है कितना, मतलब उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तभी हम वोल्टेज और करंट को कंपेयर कर पाएंगे, उनके बीच का रिलेशन फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पे क्योंकि सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, तो आप सिंपल ओम्स लॉ लगा के करंट लिख सकते हो I इक्वल्स टू ई बाई आर। भाई सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, तो I इक्वल्स टू ई बाई आर। ई मतलब आपको कौन सा करंट कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इधर कौन सा वोल्टेज लिखना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अगर मैं IRMS कैलकुलेट करता तो मैं ERMS लिखता है यहाँ पे। अगर मैं I नॉट कैलकुलेट करता तो E नॉट लिखता। सेम वैल्यू दोनों साइड में लिखनी है, सेम टाइप की चीज। जैसे अगर आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट कर रहे हो तो इधर भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ही लिखा जाएगा। बाकी ओम्स लॉ लगाया मैंने सिंपल। I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, E बाई आर। ई की वैल्यू ये पुट कर दो, E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, आर। अब एक चीज सोच के बताओ कि ये जो करंट की इक्वेशन आ गई अपने पास, इसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर E नॉट और R ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज होती है। भाई अल्टरनेटिंग करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। भाई बार बार अल्टरनेटिंग करंट कितना मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, वो एक फिक्स वैल्यू है। तो E नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करेगी, साइन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। जब साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस टाइम पे करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। भाई ये दोनों चीजें तो उतनी ही रहेंगी हमेशा, बस साइन फंक्शन की वैल्यू चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू ओमेगा टी। तो जैसे जैसे टी बदलेगा वैसे ओमेगा टी बदलेगा, उसके अकॉर्डिंग साइन फंक्शन की वैल्यू भी बदलेगी। जब साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो जब ये मैक्सिमम होगा यानी कि 1 होगा, उस कंडीशन में करंट क्या होगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम करंट को हम क्या लिखते हैं, आई नॉट। तो आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर आ जाएगा अपने पास। ये जब 1 होगा तो आई नॉट इक्वल्स टू क्या बनेगा, ई नॉट बाई आर। अब ये जो ई नॉट बाई आर है इसको हम आई नॉट लिख सकते हैं। मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, आई इक्वल्स टू आई नॉट, ये इसको मैंने आई नॉट लिख दिया, इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई। वोल्टेज की इक्वेशन तो हमारे पास ऑलरेडी थी, तो अब दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि इनका वेवफॉर्म डायग्राम बना के देखेंगे। कौन सा डायग्राम बनाना है, वेवफॉर्म डायग्राम। वेवफॉर्म डायग्राम क्या चीज होती है, तो वोल्टेज और करंट को आपको एक ही ग्राफ में ड्रॉ करना है टाइम के साथ में। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना। वोल्टेज किस हिसाब से चेंज हो रहा है, साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। और साइन फंक्शन ये होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मान लो मैंने वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर दिया साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब करंट की इक्वेशन देखो, करंट भी साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। और दोनों का फेज कितना है, इसका फेज कितना है ओमेगा टी, इसका फेज कितना है ओमेगा टी। मतलब सेम टाइम पे फेज सेम रहेगा। भाई टी टाइम पे अगर चेक करोगे तो जो ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे होगी वही वहाँ पे होगी। मतलब दोनों सेम फेज में है। इसको हम बोलते हैं कि करंट और वोल्टेज यहाँ पे सेम फेज में है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का फेज सेम है। तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 0। भाई फेज का डिफरेंस नहीं है ना, यहाँ पे फेज तो सेम ही है, इसलिए उनका डिफरेंस कितना हो गया, 0 रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो करंट और वोल्टेज है वो सेम फेज के अंदर है। करंट और वोल्टेज किस में, सेम फेज में। तो यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे उसको, तो सेम फेज में अगर आपको ड्रॉ करना है तो इसका मतलब ये है कि जैसे वोल्टेज चेंज हो रहा है वैसे ही करंट चेंज होगा सेम टाइम पे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा अलग से। ऐसे नहीं कि वोल्टेज पहले चेंज हो रहा है करंट बाद में चेंज हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा होता तो हम बोलते हैं कि इनके बीच में एक फेज डिफरेंस है। तो अभी तो कोई फेज डिफरेंस नहीं है ना, दोनों का फेज सेम है, इसलिए आपको करंट को भी इसी तरीके से चेंज होते हुए दिखाना है। तो ये किसकी वेवफॉर्म है, ये है करंट की वेवफॉर्म। तो हमने क्या देखा कि जो वोल्टेज और करंट है
जो वोल्टेज और करंट है वो सेम फेज में है, और सेम फेज में है इसलिए एक साथ मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेंगे, एक साथ जीरो होंगे, फिर एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, फिर एक साथ जीरो होंगे, बार बार इनमें जो वेरिएशन आएंगे वो सेम टाइप से आएंगे। बात समझ में आई क्या? तो कहने का मतलब क्या है कि करंट और वोल्टेज यहाँ पे सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब ही यही होता है कि जब वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उस टाइम पे करंट भी मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज की वैल्यू कम होकर जीरो हो जाएगी तो करंट भी कम होकर जीरो हो जाएगा, जब वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा तो करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। मतलब दोनों साथ साथ चेंज हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं सेम फेज में होना। अगर इनमें डिफरेंस होता कि भी वोल्टेज पहले चेंज हो गया करंट बाद में चेंज हुआ, या करंट पहले चेंज हो गया वोल्टेज बाद में चेंज हो रहा है, तो हम बोलते हैं इनके बीच में एक फेज डिफरेंस है। तो अभी कोई फेज डिफरेंस है क्या? नहीं। फेज डिफरेंस कितना है? 0। फाई से हम फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या रहेगा? फेज डिफरेंस रहेगा 0। ठीक है, ये जो फेज डिफरेंस है ना, इसको जब भी कैलकुलेट करते हैं तो वोल्टेज के फेज में से करंट का फेज माइनस करके देखा जाता है। तो वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है, करंट का फेज भी ओमेगा टी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब फेज डिफरेंस क्या है? 0। अब मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। कौन सा डायग्राम है ये? फेजर डायग्राम। कौन सा डायग्राम? फेजर डायग्राम। अब ये फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है इसको समझो। जो भी फिजिकल क्वांटिटी साइन या कॉस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही होती है तो उसके लिए हम ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों ही साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग, अगर ये कॉस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होते तब भी हम फेजर डायग्राम बना सकते थे, तो दोनों ही साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, इसका मतलब इनका फेजर डायग्राम बन सकता है। कैसे बनाओगे फेजर डायग्राम? तो फेजर बोलते हैं एक वेक्टर को जो कि जैसे करंट या वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे वोल्टेज का फेजर है तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर करंट का फेजर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे मुझे वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करना है उसमें ग्राफ के अंदर, तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ई नॉट है ना। तो मुझे ई नॉट लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ करना है, और कहाँ पे ड्रॉ करना है? तो जितना इसका फेज है एक्स एक्सिस से उतने एंगल पे ड्रॉ करना है। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसको एक्स मान लो, ये वाई मान लेते हैं। तो एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पे आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ई नॉट के बराबर होगा, और एंगल कितना होगा? ओमेगा टी, यानी फेज के बराबर होगा। अगर मुझे वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करना है तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी? उस फेजर की लेंथ के बराबर होगी, और इसका फेज किसके बराबर होगा? इसका जो इंक्लाइनेशन है एक्स एक्सिस से, इस फेजर का एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है ये इस फेज के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे फेज कितना? ओमेगा टी, तो वहाँ पे ओमेगा टी लिखना है। देखो कितना आसान है एकदम बनाना। अब ऐसे ही बताओ कि करंट का फेजर अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करूंगा? तो करंट का जो फेजर होगा वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, पहली बात। दूसरी बात, करंट का फेज कितना है? ओमेगा टी। तो आपको एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पे एक वेक्टर ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पे इसी लाइन पे एक वेक्टर आएगा जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? आई नॉट को। ठीक है, थोड़ा छोटा इसको इसलिए दिखाया ताकि थोड़ा अलग अलग दिख जाए। तो आई नॉट क्या है? ये है। ये वाला वेक्टर क्या है? ये है करंट का फेजर, और ई नॉट वाला वेक्टर क्या है? वोल्टेज का फेजर है। और दोनों एक ही लाइन पे हैं, मतलब इनमें कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है, कोई एंगल का डिफरेंस थोड़ी इनमें। भैया अगर ये आगे पीछे ड्रॉ करते तो इसका मतलब इनके बीच में एक फेज डिफरेंस होता। क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है, इसलिए यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो? दोनों एक ही लाइन पे आएंगे। फेज सेम है तो एक ही लाइन पे आने चाहिए ये। ठीक है, ये जो फेजर डायग्राम बना है इसकी एक खास बात होती है कि इन फेजर का अगर आप वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट लेते हो, कौन सी एक्सिस के लॉन्ग? वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर कंपोनेंट लेते हो इन फेजर्स का, तो वो वोल्टेज या करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वोल्टेज या करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को। जैसे देखो ये जो ई नोट है इसका मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट लूंगा। हमको पता है अभी थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट हमेशा क्या होता है? कॉस होता है, और दूसरे वाला साइन होता है। तो ई नोट का वाई एक्सिस के लॉन्ग ये जो कंपोनेंट आएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ई नोट साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से देख के बताओ कि ये क्या वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बराबर आ रहा है? इसका मतलब कोई भी फेजर हो उसका वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट किसके बराबर होगा? उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बराबर होगा। टी टाइम पे उसकी जो वैल्यू होगी ना उसके बराबर आएगा। ऐसे करंट का फेजर ले लो, करंट का फेजर, करंट का कंपोनेंट ले लो, मतलब करंट का कंपोनेंट किधर लेना है? वाई एक्सिस के लॉन्ग। जैसे इसका कंपोनेंट लिया था ना ई नोट का, वैसे इसके कंपोनेंट कर लो। तो इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा आई नोट साइन ओमेगा टी। भाई एंगल ओमेगा टी है, इधर कंपोनेंट लेता तो मैं लिखता
ई नोट कोस ओमेगा टी, इधर लेंगे तो ई नोट साइन ओमेगा टी। वैसे ही इधर लेता है आई नोट का कंपोनेंट, वो आई नोट कोस ओमेगा टी होता, और इधर जो आएगा वो क्या होगा, आई नोट साइन ओमेगा टी। और ये भी आप क्या देख रहे हो, ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बराबर है, इसका मतलब फेजर डायग्राम सही बना है अपना। चेक भी कर सकते हो ऐसे, अगर कंपोनेंट्स एग्जैक्टली इक्वेशंस के बराबर आ रहे हो, जो भी इक्वेशन है वोल्टेज और करंट की, तो इसका मतलब फेजर डायग्राम आपने सही बनाया है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है कि फेजर डायग्राम का मतलब क्या होता है। तो फेजर डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिससे आप करंट और वोल्टेज के बीच का फेज चेक कर सकते हो कि उनमें कोई फेज डिफरेंस है या नहीं है। और साथ ही आप ये चेक कर सकते हो कि अगर आपको फेजर डायग्राम पता है तो आप करंट या वोल्टेज की किसी टाइम टी के ऊपर इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, हम कंपोनेंट ले लेंगे, जो भी फेजर ड्रॉ किए हुए होंगे ना, उनका वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट ले लेंगे। वो कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो करंट या वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर एकदम। तो क्या समझ में आया हमको इससे, हमको ये समझ में आया कि जब भी एसी वोल्टेज सोर्स के क्रॉस हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो करंट और वोल्टेज हमेशा सेम फेज में रहेंगे और उनके बीच में फेज डिफरेंस हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। मतलब ये है कि जैसे जैसे वोल्टेज चेंज हो रहा होगा वैसे वैसे करंट चेंज होगा, उनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, आगे पीछे नहीं होंगे, एक साथ दोनों में वेरिएशन आएंगे। वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो, दोनों में एक साथ वेरिएशन आ रहे होंगे। ये इनका मीनिंग है। ठीक है।